जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हटाने जाने की अटकलों को बुधवार को खारिज कर दिया और कहा है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। येदियुरप्पा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को बदलने के बारे में पार्टी में कोई चर्चा नहीं हो रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने यह भी कहा है कि भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील का कार्यकाल खत्म होने के बाद अगले अध्यक्ष के बारे में पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा। कटील का कार्यकाल 20 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो और कर्नाटक के अन्य नेता 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता में बरकरार रखने के मकसद से राज्य की यात्रा करेंगे। रक्षा सचिव अजय कुमार ने बुधवार को कहा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मोर्चरी वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुद्रा योजना के ऋणी विशेष अतिथि होंगे। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, इस साल हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में मुर्दा घर कर्मचारी, पथ विक्रेताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुद्रा योजना को ऋणदाता को आमंत्रित किया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष पहल के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि औपचारिक सलामी के लिए पहली बार स्वदेशी डिजाइन और विकसित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में पिछले हफ्ते जमकर बारिश हुई। सोमवार से दिल्ली में बारिश नहीं हुई। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा और ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई। इसके अतिरिक्त मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुंबई और उसके उपनगरों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य में हल्की बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। खेती किसानी भारत की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार है। इस पर ज्यादा पानी खर्च होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यदि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो जल सुरक्षा की बात भी करनी होगी। दक्षिणी या पूर्वी भारत में अच्छी बरसात होती है, सो पारंपरिक रूप से वहीं धान की खेती होती थी। वहीं के लोगों का मूल भोजन चावल था। पंजाब, हरियाणा आदि इलाकों में नदियों का जल रहा है। वहाँ की जमीन में नमी रहती थी, सो चना, गेहूँ, राजमा जैसी फसलें यहाँ होती थी। दुर्भाग्य की देश की कृषि नीति ने महज अधिक लाभ कमाने का सपना दिखाया और ऐसे स्थानों पर भी धान की अंधाधुंध खेती शुरू हो गई जहां इसके लायक पानी उपलब्ध नहीं था। दुष्परिणाम सामने है कि हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों का अधिकांश हिस्सा भूजल के मामले में डर का जोन में बदल गया है। भारतीय नौसेना में अग्निवीर बनने के लिए महिलाओं को एक शानदार मौका मिला है। अब महिलाएं भी सेना में अपना दमखम दिखा सकेगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए महिला अभ्यर्थियों की भर्ती अग्निवीर रैली के जरिए की जाएगी। इस रैली का आयोजन यहां 1 से 3 नवंबर के बीच किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक भर्ती की इस प्रक्रिया का आयोजन भर्ती कार्यालय बेंगलुरु द्वारा रिक्रूटमेंट जोन को बेंगलुरु मुख्यालय के तत्वाधान में मानकिक सा परेड मैदान में किया जाएगा। इस दौरान कर्नाटका, केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और माह की महिला उम्मीदवारों की बहाली की जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेता विधान परिषद बनाया गया है। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह नेता सदन के पद पर थे, जिन्होंने आज ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई कि स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। स्वतंत्र देव सिंह को मई में विधान परिषद का नेता चुना गया था और उन्होंने यहां पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा की जगह ली थी। बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे। वहीं इससे पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव के इस्तीफा देने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी नेता सदन बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 4 बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील बंसल को प्रमोशन मिला है। पार्टी ने उन्हें यूपी के संगठन महामंत्री से प्रमोट करके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। भाजपा केंद्रीय कार्यालय में बयान जारी कर कहा है कि सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रभारी होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने झारखंड के संगठन महामंत्री धर्मपाल को इसी दायित्व के साथ सुनील बंसल की जगह यूपी भेजा है और करमबीर की झारखंड का संगठन महामंत्री बनाया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश में मुफ्त चीजें बांटने जैसी स्कीमों को गलत बताया। हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा है कि रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनाने से रोकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए जरूरी है कि सरकार के पैसा हो और तभी वह निवेश कर सकेगी। भले ही उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी की टिप्पणी को आम आदमी पार्टी पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने कहा, जिन लोगों की राजनीति आत्म केंद्रित है वे आकर किसी दिन पेट्रोल और डीजल भी मुफ्त बांटने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे कदम देश के बच्चों का भविष्य छीन लेंगे। बता दें कि भाजपा के बिखरे नेताओं को अपने कुनबे में समेटने की कांग्रेस फिर कामयाब हो गई। खीमीर राम की विकेट झटककर भाजपा को बड़ा झटका देने वाली कांग्रेस ने अब राजधानी में सेंधमारी कर दी है। भाजपा के दिग्गज और पुराने नेताओं के परिवार के सदस्य छिटककर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को एक साथ 56 लोग कांग्रेस में शामिल हुए। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व भाजपा सांसद और विधायक बालक राम कश्यप के पुत्रवधू उर्मिला कश्यप का है। भाजपा में जीवन खपाने वाले नेता की पुत्रवधू को कांग्रेस में लाकर पार्टी एक बार फिर बड़ी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी की नीतियों से लोग सहमत है। भाजपा का कार्यकाल सब देख चुके हैं। पार्टी की बेहतरी में पूरा जीवन लगा देने वाले नेताओं की घोर अनदेखी सत्ता सुख भोगते हुए भाजपा ने की है। अब यही नेता भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुत से लोग या तो सीधे तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या फिर गुपचुप तरीके से कांग्रेस का समर्थन जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से हमला करने, जाने की, मारने की धमकी दी गई। यह धमकी पुलिस कंट्रोल रूम 112 के व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज के जरिए दी गई। धमकी देने वाले ने अपना नाम शाहिद बताया और कहा है कि 3 दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा। जिसके बाद पुलिस ने सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाल से इस संबंध में एफआईआर दर्ज करा दी गई। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसी इस मसले पर जांच कर रही है। कंट्रोल रूम यूपी 112 के ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है कि 2 अगस्त शाम को ऑपरेशन इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किए जाकर सीएम योगी को 3 दिन के अंदर बम से उड़ा देंगे। सुभाष ने इसकी जानकारी संप्रेषण अधिकारी अंकिता दुबे को भी दी है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की डराने वाली रफ्तार ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर नए मामले हल्के प्रकृति की है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखी हुई है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर नजर रख रहे हैं और जो भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर मामले हल्के हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मंगलवार को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की और जोधपुर में एक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मांग की। नितिन गडकरी ने राजस्थान के सीएम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गहलोत ने कहा है कि सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सौंप दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, जोधपुर में बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता हुई। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस एलिवेटेड रोड को काम NIHAI ने अपने हाथ में लिया है। प्रदेश सरकार ने बजट 2019 से 20 में इसकी DPR बनाने की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को अनाथ बच्चों को अब 1000 रुपए की बजाय हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने बच्चों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में 2000 रुपए का इजाफा किया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। अब जल्द ही इन सभी बच्चों या उनके अभिभावकों के खातों में केंद्र सरकार की ओर से यह राशि डाल दी जाएगी। बता दें कि इस आर्थिक सहायता को प्राप्त करने वाले बच्चे की उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए, जबकि इस राशि को प्राप्त करने के लिए लड़की अविवाहित होनी चाहिए। लड़की की शादी होने के बाद वह इस आर्थिक सहायता की हकदार नहीं होगी। बता दें कि जो सैनिक शहीद हुए हैं या सेवानिवृत्ति के बाद उनका और उनके जीवन साथी का देहांत हो गया है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने ऐसे पूर्व सैनिकों के बच्चों या सुविधा शुरू की है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन सिल वर्मा ने इस पर कहा है कि इसकी अधिसूचना भी मिल गई है। पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को अब 1000 के बजाय 3000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से कोविड-19 निरोधक कोविशील्ड टीके की कम से कम 50 लाख खुराक की तत्काल आपूर्ति कराने का आग्रह किया ताकि प्रदेश को एहतियाती खुराक की गति बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने पात्र लोगों को एहतियाती खुराक देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का फैसला किया है। राव ने कहा है कि मौजूदा समय में प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख खुराक दी जा रही है और मांग के आधार पर प्रदेश के पास प्रतिदिन 3 लाख खुराक देने की क्षमता है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1372 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 6 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 17.85% हो गई, जो 21 जनवरी के बाद से सर्वाधिक है।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। उक्त आंकड़े 7 अगस्त के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया था। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के 19,70,899 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।